Hello everyone, welcome back. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज पर आज दूसरा वीडियो है। अगर इसका पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, पहले आप उसे देख लीजिए और फिर वापस आकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 प्रकार की एडवर्ब क्लॉजेस बतलाई और शेष बची हुई 4 एडवर्ब क्लॉजेस आज के इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन से। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि जब किसी सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और उसके लिए आपको एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का निर्माण करना है, तो सिंपल सेंटेंस में वो कौन से ऐसे एडवर्बियल्स होंगे जिन्हें देखकर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का निर्माण करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए फटाफट। ये वो एडवर्बियल्स हैं जो सिंपल सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ेंगे। जरा गौर करें कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं। इक्वली, सिमिलरली, मोर, लेस, एडजेक्टिव के साथ ER लगा हो या एडवर्ब के साथ में ER लगा हो, या फिर एट द टॉप ऑफ कुछ इस प्रकार का फ्रेज रखा हो, या थॉरली रखा हो, या टू द बेस्ट ऑफ रखा हो। कुछ इस प्रकार के अगर एडवर्बियल्स आपको सिंपल सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं तो आपको वहीं पर डिसाइड कर लेना है कि हमें जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करना है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होगी। क्लियर? और उसके लिए आप इन कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। कौन से कंजंक्शंस? अच्छे तरीके से सुन लीजिए। एज हिंदी में इसका मीनिंग होता है उतना की जितना। सो एज इसका भी हिंदी में मीनिंग उतना की जितना, और देन की अपेक्षा या की तुलना में। बस इतनी जानकारी आप अपने दिमाग में हमेशा ही रखिए और बस सामने सेंटेंसेस होंगे और उनको बड़ी आसानी के साथ आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जरा देखिए कैसे। एक सिंपल सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, क्या है? सीता एंड गीता आर इक्वली ब्यूटीफुल। सीता और गीता समान रूप से सुंदर हैं। यहां पर सीता और गीता के बीच में तुलना की जा रही है उनकी सुंदरता को लेकर। क्लियर? अब यहां पर कहा जा रहा है कि सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता, या फिर यह कहा जा रहा है कि गीता उतनी ही सुंदर है जितनी की सीता। बस इतना सा आपको एज या सो एज जब आप प्रयोग करेंगे और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का निर्माण करेंगे और पॉजिटिव डिग्री के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको हिंदी के कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस अपने दिमाग में रखने चाहिए जहां पर हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, उतना की जितना। क्लियर? अब यहां पर हम बड़ी आसानी से जरा थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर यहां पर एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला ये एक एडवर्बियल है। क्लियर? जी हाँ, ये एडवर्ब है और इस ब्यूटीफुल नामक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? बस इसी के स्थान पर आपको एज का प्रयोग करना है। ध्यान रखेंगे, एज का प्रयोग तो आप अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में कर सकते हैं, बट सो एज का प्रयोग आपको केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में करना है और देन का प्रयोग आपको कंपैरेटिव डिग्री में करना है। आइए जरा इसको करके देख लेते हैं। इसको हम किस प्रकार से एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर चाहे सीता से शुरुआत कर दें या गीता से, वैसे तो आपको गीता से ही करना चाहिए। आप ऐसे लिखें, गीता इज एज ब्यूटीफुल। देखिए जरा इन सेंटेंसेस की रचना को अच्छी तरह से देखिए। एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। जी हाँ, इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो ये वास्तव में क्या होता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, बहुत ही जल्दी मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और उससे फ्रेम होने वाले सेंटेंसेस की टेक्निकल जानकारी दूंगा। फिलहाल आप यहां पर देखिए, गीता इज ब्यूटीफुल, ये वास्तव में मेन क्लॉज है और यहां पर एज सीता इज, ये जो सीता इज है ये आपकी एक्चुअली में क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। तो इस तरीके से अगर कहीं इक्वली लगा हो या सिमिलरली लगा हो तो आपको क्या करना चाहिए? एज का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस की ओर देखते हैं जरा। यहां पर क्या है? ऑफ सुमन एंड किरण द लेटर इज मोर ब्यूटीफुल। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सुमन और किरण के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और वहां पर बतलाया जा रहा है कि सुमन और किरण में लेटर माने बाद वाली माने किरण अधिक सुंदर है। क्लियर? तो जहां पर मोर लगा हो
अधिक की बात आए तो वहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप, जरा यहां पर देखें, किसको ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है, किरण को। तो किरण को आप पहले रखेंगे, किरण इज मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अब अभी तक तो ये सेंटेंस सिंपल ही है क्योंकि आपने कंजंक्शन का प्रयोग अभी नहीं किया है। अब यहां पर आप देन कंजंक्शन लगाएंगे, देन, और फिर इसके बाद जो फॉर्मर में सुमन, सुमन से ज्यादा सुंदर है ना, तो देन सुमन। अब आप यहां पर सुमन अकेले लिख सकते हैं या सुमन के बाद में आप इज भी लगा सकते हैं और यह सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, किरण इज मोर ब्यूटीफुल देन सुमन इज। अब ये मोर कहां लगाया जाता है, ER कब लगाया जाता है, ये तो मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले उन्हीं वीडियोस पर ही डिटेल में आपको बतलाऊंगा। तो आप यहां पर देखिए कि ये हुआ एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। इस तरीके से आप किसी सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जरा, एक और फ्रेज रखा हुआ है यहां पर, क्या है, ही स्पोक, वह बोला। तो कैसे बोला, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी वॉइस के टॉप पर बोला, अर्थात बहुत जोर से बोला। इसका क्या मतलब है, बहुत अधिक लाउडली बोला, ऐसा बोला है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इस तरीके के अगर फ्रेज आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ इस तरीके से कर देना चाहिए, ही स्पोक, वह बोला, एज लाउडली। आप यहां पर लाउडली का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सर आपको हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। एट द टॉप ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है, लाउड वॉइस में, क्लियर। तो लाउडली आप लगाएंगे तो ये आपका हो गया एडवर्ब। तो एज लाउडली एज। अब यहां पर कौन सा सब्जेक्ट लाएं, तो वही बोल रहा है ना, ही। आप इस तरीके से लाएं, एज ही कुड, जितना कि वह बोल सकता था। आप यहां पर देखो, वो बोला, कैसे बोला, उतनी तेजी से, उतनी लाउड वॉइस आवाज में बोला जितना कि वह बोल सकता था, एज ही कुड। और स्पीक यहां पर हम छुपा हुआ है। अब चूंकि ये दोनों ही क्रियाएं सेम है तो हम बाद वाली क्रिया को इस तरीके से हटा देते हैं, बहरहाल वो अंडरस्टूड होती है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहां से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज हो गई वो आपकी बन गई सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्लियर। अगला सेंटेंस देख लीजिए, द मैनेजमेंट इज थॉरली बैड। मैनेजमेंट पूरी तरीके से बुरा है। अब थॉरली, यहां पर बैड देखिए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले ये एक एडवर्ब रखा हुआ है। आपको मैंने यहां पर बतलाया भी कि अगर थॉरली जैसा कुछ वर्ड रखा हो तो आप उसे भी कुछ इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कैसे, द मैनेजमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी आपने बिल्कुल उसी प्रकार से किया हुआ है। देखिए जैसे यहां पर ही स्पोक एज लाउडली एज ही कुड, यहां पर भी द मैनेजमेंट इज एज बैड, आपने बैड एडजेक्टिव को यहां रखा और एज कंजंक्शंस लगा दिए, और इट कुड भी आपने अपनी तरफ से लगा दिया। तो मैनेजमेंट उतना ही बुरा है जितना कि ये हो सकता था। तो जितना हो सकता था अर्थात पूरी तरीके से वो बैड है। इस प्रकार से आप किसी भी एडवर्बियल्स को देखें तो इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस को इजीली किसी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं अगली बात। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का निर्माण आप कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो कब करेंगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक सिंपल सेंटेंस होगा और उस सिंपल सेंटेंसेस में दो विरोधाभासी बातें रखी होंगी। जी हां, उसी को हम कंट्रास्ट कहते हैं या कंसेशन कहते हैं। उसी को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं या उसी को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन कहते हैं। अब जरा देखें ऐसे कौन से शब्द रखे होंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस में दो विरोधाभासी बातें हैं। ये कुछ एडवर्बियल्स हैं। अगर सिंपल सेंटेंसेस में आप देखें कि इन स्पाइट ऑफ लगा हो या डिस्पाइट ऑफ लगा हो या इंस्टेड ऑफ लगा हो या नॉट विदस्टैंडिंग, ओके, इस प्रकार के अगर एडवर्बियल्स लगे हुए हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस सेंटेंस में दो विरोधाभासी बातें बोली गई हैं। और अगर दो विरोधाभासी बातें बोली गई हैं तो फिर यहां पर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो विरोधाभास प्रकट करते हैं वो ये हैं। देखिए, दो, ऑल्दो या फिर इवन इफ का आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज डिसऑनेस्ट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। जी हां, इन सभी का मतलब हम एक तरीके से के बावजूद निकालते हैं, ऐसा होने के बाद भी। तो देखिए, के बावजूद बीइंग रिच यानी धनी होने के बावजूद भी वो क्या है, डिसऑनेस्ट है। तो ये दोनों ही बातें क्या है,
कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधाभासी हैं। और बस यहां पर क्या करना है, सिंपल सेंटेंस के जो मेन पार्ट को, आपको मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि मेन पार्ट को हमने ज्यों का त्यों रख दिया, ही इज डिसऑनेस्ट। अब ये बनेगा आपकी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आपको इस एक फ्रेज की सहायता से आपको एक बड़े ही सिंपल तरीके से इन कंजंक्शंस में से किसी एक का प्रयोग करके आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट बना लेनी है। कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको दो या ऑल्दो का प्रयोग कर लेना है। तो देखिए जरा कैसे कर सकते हैं, दो या ऑल्दो का प्रयोग भी आप यहां पर कर सकते हैं। दो, अब बीइंग रिच, अब यहां पर देखिए रिच है, कौन है रिच, वही रिच है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। दो ही और रिच ये एडजेक्टिव है। तो अब आप देखिए जब कभी यहां पर एडजेक्टिव हुआ करे और सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में आपको बी फॉर्म लगानी होती है, बी। अब ये डिसाइड कर लीजिए कि इज होगा या एम होगा, आर होगा, तो ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और साथ में टेंस कैसा होगा, तो आप देखिए अगर प्रिंसिपल क्लॉज उसकी पास्ट टेंस में है तो यहां पर पास्ट लगा दीजिए, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगा दीजिए। तो ये देखिए ही इज, सेंटेंस क्या बन गया, दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट। वेरी सिंपल। देखिए ये आपकी एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट बन गई, क्योंकि यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, यहां पर एक सब्जेक्ट हो गया और एक फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गई और ये मेन क्लॉज हो गई और पूरा सेंटेंस आपका बना कॉम्प्लेक्स। क्लियर। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को आप पहले रखेंगे तो उसके बाद कॉमा जरूर लगाएंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद आगे सेंटेंस मेन क्लॉज आएगी। अगला सेंटेंस देखिए जरा, डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेज, अपने संपूर्ण धन दौलत के बावजूद भी क्या है, ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। यहां पर भी एक विरोधाभास है। देखिए जरा, ढेर सारा धन होने के बावजूद भी संतुष्ट हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। तो ये दोनों ही परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। बस अब आप देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, ये है मेन पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मेन पार्ट आपने यहां पर रख दिया, यही आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। अब इसको आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट करना है, तो जैसे इसको किया वैसे ही इजिली आप इसे भी कर सकते हैं। ऑल्दो आप लगा दीजिए, कैसे, ऑल्दो। तो अब देखिए यहां पर आपने क्या किया हुआ है, बहुत ही आसानी के साथ में आपने इसे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए जरा कैसे, आपने यहां पर एक कंजंक्शन लगाया, ये कंजंक्शन ऑल्दो, और इस डिस्पाइट ऑफ को हटा देंगे, ये प्रीपोजिशंस होते हैं, इनको हटा देते हैं और इन्हीं के स्थान पर आपको कंजंक्शंस यूज कर लेने होते हैं। ये विरोधाभास बतलाने वाला प्रीपोजिशन है और ये विरोधाभास बतलाने वाला कंजंक्शन है। बस आपको कंजंक्शन लगाना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब देखिए अगर यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर यहां पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, उसी पजेसिव एडजेक्टिव को ही सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। तो हिज है, हिज का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ही में चेंज कर दिया और यहां पर ऑल द रिचेज आपने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको एक सूटेबल वर्ब का प्रयोग कर लेना है। तो यहां पर क्या सूटेबल है, हैज, क्योंकि इसका मीनिंग कैसा है, यद्यपि उसके पास बहुत सारा धन है, फिर भी कॉमा लगाया आपने और फिर भी ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वो कंटेंटेड नहीं है। बहुत ही सिंपल, ये आपकी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बन गई और ये प्रिंसिपल क्लॉज। कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला देखिए, ही शॉट द डॉग नॉट विद स्टैंडिंग माई प्रोटेस्टेशंस, उसने डॉग को मार दिया, नॉट विद स्टैंडिंग माई प्रोटेस्टेशंस, मेरे विरोध के बावजूद भी। यहां पर नॉट विद स्टैंडिंग का भी मतलब वही है, मेरे विरोध के बावजूद भी उसने डॉग को मार दिया। बहुत ही सिंपल है, ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस का मेन पार्ट है। आप इस मेन पार्ट को यहां पर ऐसे ही लिख दीजिए, ही शॉट द डॉग। ओके, अब इसके स्थान पर आपको क्या करना है, वहां पर दो, ऑल्दो, इवन इफ का आप यूज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, दो आई प्रोटेस्टेड, आई माई है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, देखिए यहां पर, और उसी को जैसे आपने हिज को ही में बदला वैसे माई को आई में बदल दीजिए। ऑल्दो आई प्रोटेस्टेड, अब आपने यहां पर क्या किया, प्रोटेस्टेशंस नाउन को आपने यहां पर वर्ब में चेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण कब करते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस बड़े अच्छे से पढ़ना है और देखना यह है कि अगर सिंपल सेंटेंस में कोई एक ऐसा फ्रेज दिया हुआ है
या एक ऐसा कोई इन्फिनेटिव दिया हुआ है जो मेन वर्ब यानी सिंपल सेंटेंस की मेन वर्ब जो घटित हो रही है, जो एक्शन घटित हो रहा है, उसका उद्देश्य प्रकट करे। जी हाँ, तो पर्पस मीन्स उद्देश्य। जी हाँ, और उद्देश्य तो आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव कभी कभी रीजन भी प्रकट करता है, तो रीजन के लिए मैं आपको पीछे बतला चुका हूं। लेकिन अगर इन्फिनेटिव उद्देश्य को प्रकट करे तो आपको फिर यहां पर इन कंजंक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर दैट, इसका भी मतलब ताकि होता है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियोस पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के और इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, जिनमें मैंने डिटेल में इन सभी कंजंक्शंस का यूज़ बतलाया हुआ है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस रखा हुआ है और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं क्या मतलब है उसका। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं, टू लिव जीने के लिए। तो अब यहां पर देखिए, जीने के लिए खाते हैं, तो खाने का उद्देश्य प्रकट कर रहा है ये टू लिव, जो कि एक इन्फिनेटिव है। ओके, ये उद्देश्य प्रकट कर रहा है। बस सिंपली आपको क्या करना है, वी ईट, ये आपने मेन जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड वर्ब ले लिया। अब यहां पर आपको टू लिव की मदद से ही आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करना है। तो जब कभी भी इन्फिनेटिव आ जाए, पर्पज शो करे, या प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ जाएं और पर्पज को शो करे, तो उनको हटा करके, उन प्रपोजिशनल फ्रेजेस को हटाकर क्या करना है आपको, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर लेना है कंजंक्शन के रूप में। चलिए यहां पर हमने सो दैट का प्रयोग किया, सो दैट, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब सब्जेक्ट का पता लगाइए कौन बन सकता है। भाई हम खाते हैं, हम ही जीते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, हम ही हैं, तो सो दैट वी। अब एक बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि सो दैट वाले क्लॉज में हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और मॉडल्स में जनरली हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग करिए, और अगर मेन क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो माइट का प्रयोग करिए। ओके, सो दैट वी में, और ये जो इन्फिनेटिव है इसे आप बेयर इन्फिनेटिव, जब में लगाएंगे तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। मीन्स इसके पहले का ये टू यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। और ये देखिए, आपने यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया और एक सब्जेक्ट लगाया, एक फाइनाइट वर्ब लगाई, और बन गया ये एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्लियर, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आप इन ऑर्डर दैट का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस में। चलिए करके देख लेते हैं इस सेंटेंस का क्या मतलब है। सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं, किस लिए, खाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा ही कर दिया। जी हाँ, निश्चित ही कुछ लोग तो भाई जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ कि भैया वो जीने के लिए नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग खाने के लिए जीते हैं। ओके, चलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाने के लिए जियो या जीने के लिए खाओ, अपना अपना लाइफ स्टाइल है। आगे देखते हैं, सम पीपल लिव टू ईट, तो आप यहाँ पर उसी को ऐसे रख दीजिए, सम पीपल लिव। क्लियर, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया, मेन क्लॉज हो गई। अब यहाँ पर फिर वही इन ऑर्डर दैट का आप प्रयोग कर सकते हैं या सो दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन ऑर्डर। अब पीपल के लिए आप वहाँ पर एक सब्जेक्ट ले आएंगे, दैट दे, और फिर यहाँ पर मे, दैट दे में ईट। तो देखिए जरा क्या बनाया आपने, सम पीपल, आपने यहाँ पर उस क्लॉज को एज इट इज़ रख दिया, यहाँ पर ये मेन क्लॉज हो गई। सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं। अब किस लिए जीते हैं, उद्देश्य आप बता दीजिए। तो एक कंजंक्शन आपने लगा दिया, इन ऑर्डर दैट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पर्पज को शो करता है। अब भाई ईट, खाने के लिए, तो कौन खाएगा, जो जिएगा, तो पीपल ही खाएंगे या पीपल ही जिएंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर पीपल के लिए हमने आपको यहाँ पर एक प्रोनाउन रखा हुआ है, दे लगाया, मे अपनी तरफ से लगाया, और इस इन्फिनेटिव को यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव बनाकर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से रख दिया। ये वाली क्लॉज आपकी बन गई एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, ये मेन क्लॉज। कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए। तो गिरने से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलो। अब आप यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो, आप यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और जब लेस्ट का प्रयोग करेंगे
तो आपको यहाँ पर शुड का प्रयोग करना होता है। कैसे? अब जरा इसका सब्जेक्ट पहले ले आते हैं। ये तो कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। तो चलने वाला कौन? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। यू हमेशा छुपा रहता है, तो यहाँ पर भी यू आ जाएगा। ओके, यू। और अपनी तरफ से आपको शुड का प्रयोग करना होता है, यू शुड फॉल। बस इतनी सी बात है। ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, पर्पस को शो कर रही है। कंजंक्शन हो गया लेस्ट, ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आइए देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का निर्माण कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसका निर्माण कब करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस में अगर आप इस प्रकार के कहीं पर एडवर्बियल्स देखें, कैसे हैं वो एडवर्बियल्स, जरा गौर कीजिए। अगर कोई एडजेक्टिव हो और उसमें ly लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। तो यदि आपको कहीं पर एडवर्ब ऑफ मैनर दिखे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई एक ऐसा एडवर्बियल मिले जो अकॉर्डिंग टू से शुरू होता है, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ मिले तो आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का निर्माण करना चाहिए। या फिर इन द मैनर ऑफ लगा हो, फिर इसके बाद आगे कुछ और जेरेंड लगा हो या नाउन लगा हो। इसी प्रकार से इन द वे ऑफ, या फिर विद एक प्रीपोजिशन लगा हो, उसके बाद कोई नाउन लगा हो या जेरेंड लगा हो। ओके, अच्छे से आप इन सभी को नोट कर लीजिए। आपको नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आपको किसी बुक में ये सारे के सारे इकट्ठे मिल जाएंगे या कोई आपको दूसरा कोई टीचर भी बतला देगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको तुरंत नोट करते चलिए और फिर इन पर प्रैक्टिस करिए। देखेंगे कि आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं इनका, जब ये ऐसे हमें दिखाई पड़े किसी सिंपल सेंटेंस में, तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर को किस प्रकार से फॉर्म करेंगे। जरा देखिए वो कंजंक्शंस कौन से हैं जिनका प्रयोग आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बनाने के लिए करना है। जी हाँ, ये देखिए, एज, सबसे पहला एज या एज इफ का प्रयोग करेंगे, एज दो का प्रयोग करेंगे, और कभी कभी लाइक का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे अमेरिकन इंग्लिश में लाइक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में लाइक का प्रयोग कम ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन तीन कंजंक्शन से आपका काम बड़े अच्छे तरीके से चल जाएगा। चलिए देखते हैं। ही क्राइज मैडली, वह पागलों की तरह चिल्लाता है। देखिए यहाँ पर चिल्लाता है, चिल्लाने का मैनर दिया गया है। किस प्रकार से चिल्लाता है? मैडली, जैसे कि वो पागल हो, कुछ इस प्रकार से चिल्लाता है। क्लियर? आप देख रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है। मैड क्या है? एडजेक्टिव है, उसमें ly लगाया गया तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया और इस क्रिया को मॉडिफाई करने लग गया। ओके, बस बड़ा ही सिंपल है। मेन सेंटेंस ये है, उसी को मेन क्लॉज बना दीजिए। ओके, अब इसी एकमात्र एडवर्ब ऑफ मैनर की सहायता से आपको एक क्लॉज बनानी है। क्लॉज के लिए ज़रूरी क्या है? एक कंजंक्शन होना चाहिए। तो चलिए हमने एज इफ लगा दिया। ओके, इस तरह से एज इफ लग गया, इसका मतलब है मानो। ओके, अब यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लाना है और एक कम से कम वर्ब लानी है। ठीक है ना? तो वो चिल्लाता है मैडली, तो एज इफ मानो कि वह क्या है? ही इज मैड। आपको यहाँ पर ही इज मैड, बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। ही स्पीक्स इन द मैनर ऑफ द बॉस, वो बोलता है कैसे? इन द मैनर ऑफ द बॉस, बॉस के तरीके से बोलता है। आप देखिए इन द मैनर लगा हो ऑफ द बॉस, फिर इसके बाद ये देखिए नाउन लग गया। इस तरीके के फ्रेज आ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे? वो भी एक्चुअली क्या होते हैं? मैनर को ही शो करते हैं। वो बोलने के तरीके को बतला रहा है। देखिए मैनर माने तरीका, बोलना कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। तो चलिए ये मेन क्लॉज हो गई, यही मेन सेंटेंस है। मेन क्लॉज ये हो गई। बस इस एक एडवर्बियल को आपको एक एडवर्ब क्लॉज में बदल देना है। वैसे ही लगाइए, एज दो आप लगा सकते हैं, एज दो। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ कि अगर एज इफ का प्रयोग आपने किया है और अगर आप इसे सब्जंक्टिव मूड में ले जाएंगे, अर्थात वो पागल नहीं है। ध्यान से देखिए, ही क्राइज मैडली, वह पागलों की तरह चिल्लाता है। अब अगर वो पागल है तो पागलों की तरह चिल्लाएगा। अगर ऐसा है तो आप इज रखेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर वो पागल नहीं है एंड यू आर श्योर अबाउट इट, और आप इस बारे में श्योर हैं कि वो पागल नहीं है, फिर भी अगर ऐसी बात कही जा रही है तो फिर आप यहाँ पर सब्जंक्टिव मोड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, वर। ही क्राइज एज इफ ही वर मैड।
अब इसका मतलब हो गया कि ये हाइपोथेटिकल बात हो गई है, मीन्स कि वो पागल है नहीं, बस हम कह रहे हैं कि वो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पागल हो, लेकिन वो पागल नहीं है। लेकिन अगर सचमुच में हम श्योर नहीं है कि वो पागल है या नहीं, तो फिर हम यहाँ पर इज़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये सब्जेक्टिव मूड आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आप जाकर के आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए और देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ही स्पीक्स एज दो, मानो क्या है, मानो जैसे कि बॉस हो, ठीक है ना। तो आप सिंपली ऐसा कर दो, ही स्पीक्स एज दो ही इज द बॉस, ही इज द बॉस। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? अगर वो बॉस नहीं है तो आप यहाँ पर वर लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से, और अगर वो सचमुच में हो सकता है बॉस, दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो बॉस हो सकता है, तो फिर आप इज लगा देंगे। बट अगर आप श्योर हैं कि वो बॉस नहीं है और सब्जेक्टिव मूड में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? प्लीज डू। प्लीज डू का मतलब है करिए, अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, के अनुसार, मेरे सजेशन के अनुसार करो। तो ये जो काम है करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे किया जाए? ऐसे किया जाए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो आपकी मेन क्लॉज हुई, इस मेन क्लॉज को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख दिया। अब इसी एक एडवर्बियल फ्रेज को आपको यहाँ पर एक एडवर्बियल क्लॉज में चेंज करना है, ठीक है ना। तो क्लॉज के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे एज। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अब इसी पजेसिव एडजेक्टिव को आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बना देना है, एज। एज आई हैव सजेस्टेड टू यू, सजेस्टेड टू यू। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर हम ये टेंस कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये तो कॉमन सेंस बतलाएगा ना। प्लीज़ डू, कृपया करिए। कैसा करिए? अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, मेरे सजेशन के अनुसार काम करिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं सजेशन दे चुका हूँ पहले, अब मैं दे चुका हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप प्रयोग करिए। अब चलिए ये देख लीजिए, एक कंजंक्शन लग गया, ये सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बनी और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी, और कुल मिलाकर के ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बनी। तो इस तरीके से आपने देखा बहुत सारे एडवर्बियल्स मैंने आपको बतलाए, 9 प्रकार के एडवर्बियल्स, और 9 प्रकार में मैंने कई एडवर्बियल्स आपको बतलाए। अगर आप पूरे के पूरे नोट्स तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।